हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। क्या वीक रहा प्रो कबड्डी में। हमारे पिछले एपिसोड के बाद तमिल थलाइवास के लिए एक हार के बाद एक जीत, पटना पायरेट्स के लिए एक बड़ी जीत के बाद एक हार और जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए एक बहुत जरूरी जीत जिससे वो प्लेऑफ्स की रेस में रहे हैं। यही सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई नमस्ते, वेलकम टू द शो। हेलो साहिल भाई, नमस्ते। रोहित भाई, क्या इंटरेस्टिंग वीक रहा है प्रो कबड्डी में। हम कहते रहते हैं कि हर एपिसोड में शायद इस टीम का डिफेंस सेट हो गया है, इस टीम की रेडिंग सेट हो गई है, मगर अब हम देख रहे हैं हर मैच में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। अगर एक मैच में कोई टीम सेट हो गई है तो अगले मैच में ऐसे लगता है बिल्कुल ही टीम बिखर गई है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? साहिल भाई, पहले तो जैसे जब से ये प्रो स्टार्ट हुआ है तो आपने स्टार्टिंग के टाइम पे देखा होगा कि हर मोमेंट चेंज होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में टीमें लूज करने लगी और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जो लूज कर रही थी वही विन करने लगी। उसके बाद एक टाइम आया कि मैचेस टाई होना शुरू हो गए। उसके बाद मैचेस 1 या 2 या 3 या 4 स्कोर से विनिंग या लूजिंग होने लगे मैच टीमों का। अब देखो, अब जो टीम वन साइड जीत रही है वो भी वन साइड हार रही है, तो अब ये अलग अलग पैटर्न आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि अभी प्रो कबड्डी और इंटरेस्टिंग हो गया है कि आने वाले मैचेस अब क्या नया सरप्राइज होगा टीमों के लिए। जैसे हमने पटना का मैच देखा, पटना ने वन साइड मैच पहले विन किया, दूसरा मैच वन साइड वो लोग मैच हार गए, और तमिल तलाइवा भी वन साइड मैच जीती है और पिछला मैच अपना हार गई थी। तो अब यार किसी में ये नहीं कह सकते कि ये हर चीज टीम पर, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर टीम का दूसरी टीम के अगेंस्ट कोई ना कोई एक पॉइंट रहता है और एक वीक पॉइंट रहता है, और दूसरी टीम अगर उसको कैच कर लेती है तो वो मतलब उनके लिए बेस्ट है। मेरे ख्याल से कल तमिल तलाइवा पहली बार बेंगलोर बुल्स से मेरे ख्याल से पहली बार वो लोग विन किए हैं तमिल तलाइवा अभी तक की जितनी भी की सीरीज है, शायद मैंने कल सुबह सुना था। तो ये बात है कि अभी किसी का आपको कुछ नहीं कह सकते, और इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं आगे, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत टेंशन की बात है। और सबसे बड़ी बात कि अब हर टीम ये चाहेगी कि हम लोग रेस्ट लेके मैच खेलें, कि जो भी टीम रेस्ट लेके आ रही है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही है। रोहित जी स्पेसिफिक मैचेस में आएंगे मैच रिव्यूज पर, मगर उससे पहले एपिसोड में आने के पहले सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज, जैसे हम हर एपिसोड में कहते हैं, आप जीत सकते हैं। और अगर आपको मर्चेंडाइज जीतनी है तो बहुत सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, Who is the highest scoring overseas player in the Pro Kabaddi League? प्रो कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले फॉरेन प्लेयर यानी ओवरसीज प्लेयर कौन है? रोहित भाई, तो बढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक मैचेस की तरफ हमारे मैच रिव्यूज में। पहली मैच रोहित भाई जिसकी हम बात करेंगे, सदर्न डार्बी मैच। जैसे आपने कहा, तमिल थलाइवास बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है उनका, मगर इस बार 42-24 से जीते हैं, मतलब काफी बड़े मार्जिन से जीते हैं, 10 पॉइंट से ज्यादा के मार्जिन से जीते हैं। हमने ये देखा है कि हर मैच में जिस टीम की डिफेंस इस सीजन में बहुत स्ट्रांग रहती है, जैसे पटना पायरेट्स तमिल थलाइवास के खिलाफ खेले थे, मुझे लगता है 3 प्लेयर्स ने हाईफाई किया था उस मैच में और तमिल थलाइवास वन साइडेड हार गए थे। इस बार बेंगलुरु बुल्स ने मुझे लगता है पूरे मैच में 6 टैकल पॉइंट किए सिर्फ, और तमिल थलाइवास ने मुझे लगता है 10 से ज्यादा टैकल पॉइंट कर दिए थे इस मैच में, ऑलमोस्ट 17 टैकल पॉइंट किए थे। तो क्या ऐसे मान सकते हैं कि डिफेंस की जो है ज्यादा अहमियत इस सीजन में दिख के आ रही है? जी जी साहिल भाई, क्योंकि आप देख लो ना, बेंगलोर बुल्स में इस रेडिंग में अगर पवन शरावत अगर फ्लॉप होते हैं तो
जेन्युइन सी बात है कि टीम एक तरफा मैच हार जाती है। यही 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 चीज़ से संभली अभी जो हमारी जो एक टीम को मैं नाम लूँगा जो अभी इस चीज़ से उभरी है, वो है दबंग दिल्ली, जिसने अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी है। जैसे वो पहले नवीन के ऊपर थे, बट अभी वो अपने ऊपर खेल रहे सारे, तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं बेंगलोर बुल्स को भी इस बारे में सोचना है, अभी भी उनके पास वक्त है, क्योंकि प्ले ऑफ की लिस्ट में तो वो है, पर आगे जाके जो मैचेस होंगे नॉकआउट, उसमें फिर आपको स्कोरिंग का कोई मौका मिलेगा नहीं। आप सीधा नॉकआउट मैचेस होंगे, उसमें आप सीधा एक मैच हारे तो सीधा आप उसमें घर जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा अभी इनके लिए सोचने का विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं टीम को पूरा गेम खेलना पड़ेगा, हर प्लेयर को अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। वही तमिल तलाइवा ने किया। तमिल तलाइवा ने देखिए ना, तमिल तलाइवा रेडिंग इतनी खास नहीं चली, पर डिफेंस बहुत अच्छा खेला, इसकी वजह से वो लोग आराम से जीते। इसकी वजह से रेडर्स को भी कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं आउट हो रहा तो कोई बात नहीं, मेरे डिफेंस तो मुझे उठा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको डिफेंस देता है, वही कॉन्फिडेंस की वजह से बंदा ब्रेक खेलता है। अगर पवन शरावत को थोड़ा सा डिफेंस कॉन्फिडेंस दे दे, तो मुझे लगता नहीं है कि बेंगलोर बुल्स को कोई बीट कर सकता है। ओके रोहित जी, दूसरी मैच जिसकी बात करेंगे, जैसे आपने दबंग दिल्ली की बात की थी, ये मैच भी दबंग दिल्ली का है। गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट जो मैच उन्होंने खेला था, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से जीते हैं इस मैच को, 41-22, और वो भी नवीन कुमार के बिना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नवीन कुमार के बिना इतने बड़े मार्जिन से हम कह सकते हैं कि गुजरात जायंट्स इस सीजन शायद बॉटम में है, बॉटम 2 के टीम्स में है। इस बार एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे थे, शायद कॉम्बिनेशन सेट होने टाइम लगे। जो भी हम कहे, मगर नवीन के बिना ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से जीतना काफी बड़ी बात है दबंग दिल्ली के लिए। सही में देखो तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हम कैसे, गुजरात का डिफेंस अच्छा है, जहाँ भी अब देखा जाए तो डिफेंस अच्छा है, तो उसको अच्छा डिफेंडिंग टीम माना जाता है। बट मैं आपको बात बताऊँ, मैंने आपको एक पहले भी बात करी थी कि अगर हर प्लेयर अपना 5 या 20% या 10% भी टीम को देता है, तो टीम इजीली लाइक दबंग दिल्ली जैसी विनिंग कर सकती है। तो ये बात मैंने अभी पहले भी कही थी, अगर सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, डिफेंस अपना काम करे, रेडर्स अपना काम करे, कॉर्नर्स अपना काम करे, कवर अपना काम करे, और ये दबंग दिल्ली में ये चीज़ देखी गई है अभी, जिसकी वजह से वो लोग, अभी आप देख लो किसी का भी इतना हाई स्कोर नहीं है उस मैच में, दिल्ली का मैच, उसमें किसी का हाई स्कोर नहीं है, तब भी आप देख लो मतलब एक इंडिविजुअल प्लेयर का किसी का भी हाई स्कोर नहीं है, तो आप देख लो कि तब भी टीम वन साइड आराम से विन किया है। तो इसका कहने का मतलब कि 7 प्लेयर अंदर खेलो, 7 कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके इजीली। और यही चीज़ आगे लॉकडाउन में जो आगे लॉकडाउन और अपना ये नॉकआउट आएगा, जो अपना अभी नॉकआउट आएगा, उसमें ये काम, हाँ इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर सारे प्लेयर खेलेंगे इसमें, आपको आप जितने भी मैचेस देख लो ना, उसमें ये जरूरी है कि सातों के सातों को खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल रोहित जी, काफी जैसे इंटरेस्टिंग मैचेस की हमने बात की, और हमने ये भी बात की काफी टीम्स वन साइडेड जीते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने कि कौन है आपकी टीम ऑफ द वीक। तो रोहित भाई, कौन है टीम ऑफ द वीक? बहुत मुश्किल चॉइस रही होगी। जी साहिल भाई, मेरा सबसे पहले तो मैं टीम ऑफ द वीक का नाम लेता हूँ। मेरी टीम ऑफ द वीक है दबंग दिल्ली। इसलिए दबंग दिल्ली क्योंकि उनके जो अभी जो मैचेस हुए, उन्होंने पहले थोड़े बहुत मैचेस हारे हैं, टाई किए हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो विदाउट नवीन के बिना वो खेले हैं, और टीम ने इतना स्मूथ और इतना कॉम्बिनेशन के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाया है कि जो काबिल तारीफ है। इसलिए वो मेरे वीक में जो है टीम ये इसलिए है क्योंकि इस टीम में सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और सबने अच्छा खेला है। चाहे वो संदीप नरवाल हो, अमित चैटर्जी हो, या जोगिंदर नरवाल हो, या फिर अपना विजय हो, कोई भी हो, मतलब सबने अच्छा खेला है। ऐसा कोई भी नहीं कि किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, किसी ने बिल्कुल डाउन किया, नहीं, सबने अच्छे अपने अपने पैटर्न में सब अच्छा खेला है। और ये टीम में ये चीज होना, और काफी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल, और काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक भी किया था। मुझे लगता है पुनेरी पल्टन के खिलाफ वो 42 पॉइंट्स वर्सेस 25 पॉइंट्स इस मार्जिन से हार गए थे, मगर काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक नवीन के बिना वहां से। जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे कि आपका जो मेन रेडर है वो इंजर्ड है, उसके बगैर आप बिना एक मैच हारते हो, 2 मैच हारते हो, उसके बाद आप अच्छा कमबैक करते हो, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप पे हो, और इससे अब आपकी टीम को कमबैक करना बहुत जरूरी है। अगर इस टाइम आपने कमबैक नहीं किया तो आगे जाकर तो मुश्किल होगी। अब ये होगा कि नेक्स्ट मैच में भी
नवीन आने वाले हैं, मेरे को ऐसा लगता है नेक्स्ट मैच में नवीन आने वाले हैं, और जब वो नवीन आएंगे तो उनको और मतलब ऑलमोस्ट उनको डिफेंस और टीम सेट मिलेगी, उनको बस अब बाहर से आके उसमें बिठाना है और उनको बोला खेलो। तो इस ये कहीं ना कहीं टीम को स्ट्रॉन्ग व्यू रहेगा कि आगे जाके नवीन के आते ही टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, ये तो हो गई टीम की बात। अब आते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ और देखेंगे कौन है आपके प्लेयर ऑफ द वीक। तो रोहित भाई, आपके प्लेयर ऑफ द वीक का नाम और क्यों है वो आपके प्लेयर ऑफ द वीक? मेरे प्लेयर ऑफ द वीक है अर्जुन, जो जयपुर पिंक पैंथर के हैं। परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनका एवरेज जो पॉइंट एवरेज है वो 12 पॉइंट हर मतलब और एक मिनिमम रख रहा हूँ कि 12 पॉइंट तो वो करते हैं अपने, और इस टाइम वो 14 मैच खेल चुके हैं और 170 पॉइंट ले चुके हैं। और कल का जो मैच हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं यू मुंबई में थे तो उनको इंजरी हो गई थी नी की, तो उस टाइम अगर वो हमारी टीम में होते तो मे भी हम लोग तो उस सीजन हम लोग विन करते फाइनल आराम से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेटर वो मिल जाता हमें। बट इस सीजन उन्होंने अपना वो जो पिछले साल का जो उनका जो उनकी कमियां थी उसको सुधार के उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावित है उनके लिए। बोनस उनके पास है, उनके पास रीच है, उनके पास स्टेबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का। बिल्कुल रोहित जी, इस हफ्ते के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें अर्जुन देशवाल की, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में सुपर 10। और पहली मैच जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स को लॉस हुआ था, तो जयपुर पिंक पैंथर्स के जो 22 पॉइंट थे उसमें से 10 पॉइंट अर्जुन देशवाल के हैं, यानी पूरे बाकी के टीम ने सिर्फ 12 पॉइंट स्कोर किए हैं। और बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट ये मैच था। पटना पायरेट्स के अगेंस्ट जो मैच था उसमें उन्होंने 17 पॉइंट स्कोर किए हैं, और वो मैच जयपुर पिंक पैंथर्स बहुत जरूरी था उनके लिए, और वो मैच वो जीत चुके थे। तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, 2 मैच में 2 सुपर 10। जी, वो एक्चुअली अर्जुन तो अपना काम कर रहा है। आप कोई भी मैच उठा के देख लो, अब अर्जुन ने अपना काम बखूबी अच्छा काम किया है एज अ फर्स्ट रेडर और एज अ न्यू कमर। अगर आप वो अपना काम वो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर टीम का सपोर्ट मिल जाए तो जयपुर पिंक पैंथर भी कोई लूज टीम नहीं है। अभी दीपक हुड्डा वापस आए इंजरी के बाद, उन्होंने कमबैक किया, उसके बाद टीम का परफॉर्मेंस देखो, कहीं ना कहीं टीम में डिफेंस भी चमका है, कहीं ना कहीं हर चीज ने भी हेल्प भी की है एज अ सेकंड रेडर। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज का टीम का सपोर्ट चाहिए। अगर उनको टीम का सपोर्ट मिल गया तो डेफिनेटली टीम आगे पहुंचेगी। तो रोहित जी, अब मेरे फेवरेट सेक्शन में आते हैं जिसमें हम आपसे ओपिनियन लेते हैं प्रो कबड्डी की कुछ ऐसे बातों की जो काफी चर्चित है, मगर शायद पब्लिक को उसके बारे में इतनी जानकारी ना हो, और वो हमारी सेगमेंट है पॉइंट या एम्प्टी रेट। तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, पॉइंट या एम्प्टी रेट में मैं एक स्टेटमेंट या एक वाक्य बोलता हूं, और रोहित जी अगर उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहते हैं पॉइंट, या फिर वो मुझे कहते हैं एम्प्टी रेड। रोहित जी, पहली रेड हमारी, एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फर्स्ट रेडर की कमी गुजरात जायंट्स को काफी खल रही है इस सीजन। ये भी आपका पॉइंट है, क्योंकि अभी तक गुजरात का कोई ऐसा रेडर नहीं जिसको आप कह सके, जैसे कि जयपुर में अर्जुन है, बेंगलोर में पवन है, वैसा एक रेडर गुजरात में जरूरी चाहिए था उस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं उनको कमी है, ये आपका पॉइंट है। और कहीं ना कहीं उनको ये क्योंकि उनके सेकंड और थर्ड रेडर तो कर रहे हैं अपना हल्का का काम, जो भी उनका रेटिंग जो है। तो फर्स्ट रेडर कोई ना कोई एक अच्छा फर्स्ट रेडर बहुत बढ़िया एडवांस जो खेले, टीम को जब चाहे स्कोर निकाल के दे सके या भी बोनस करे, मतलब वैसा एक रेडर चाहिए था उनको। और इससे कहीं ना कहीं डिफेंस को भी पुश मिलता है, और डिफेंस को भी रेडर की वजह से पुश मिलता है। तो एक दूसरे का साथ ही होता है टीम में, तभी तो इसी को टीम गेम कहते हैं कबड्डी को। तो कहीं ना कहीं उनको ये वीक पॉइंट इसमें मुझे लगा। रोहित जी, अगली रेड हमारी, दबंग दिल्ली में नवीन कुमार के बिना भी PKL 8 जीतने की ताकत है। जी, जिस हिसाब से वो अपने लास्ट मैचेस खेले हैं, ये भी आपको पॉइंट ही है। जिस हिसाब से वो अपने लास्ट मैच खेले हैं तो उस हिसाब से तो लगता है वो जीत सकते हैं। ठीक, जीत तो कोई भी सकता है, बट एक कॉम्बिनेशन की बात है, और कमी किसी टीम में नहीं है, क्योंकि सब
जो भी प्रो खेलते हैं वो कोई मतलब वैसे प्लेयर नहीं होते जिनको कैसे भी लेके आ जाए, तो वो एक मतलब पूरे इंडिया की क्रीम होती है जिनको इकट्ठा करके लाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं तो ये दिल्ली भी कर सकती है अपना काम आराम से, क्योंकि सर जैसे उन्हें लास्ट मैच खेला, टीम गेम खेलेंगे तो कोई भी टीम आराम से विन कर सकती है। ओके रोहित जी, तीसरी रेड इस बार की, दीपक हुड्डा के बिना जयपुर पिंक पैंथर्स में लीडरशिप की कमी दिखाई देती है। जी, ये आपका पॉइंट है, क्योंकि दीपक हुड्डा एक देखिए ना, अभी रिसेंटली इंडिया के कैप्टन है, अभी वो इंडिया टीम के कैप्टन है और अच्छे परफॉर्मेंस में भी है। उनकी कैप्टनशिप में उन्होंने जयपुर के जूनियर्स बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें नेशनल्स में 3rd पोजीशन लाई। ये बहुत बड़ी बात होती है, नेशनल्स में 3rd पोजीशन लाना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक बच्चों की टीम के साथ। मैं आपको बता दूं, सारे न्यू कमर थे उसमें, दीपक हुड्डा को छोड़, बाकी पुराना प्लेयर कोई भी नहीं था। तब भी उनकी टीम ने भी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप है, तभी तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया नेशनल में भी। तो ये आपका पॉइंट है। ओके, आखिरी पॉइंट जिसकी शायद थोड़ी चर्चा हो रही है इस बार, वो है जो बायो बबल फटीग, एक जिस बात को कहते हैं कि बायो बबल में प्लेयर्स रहते हैं, बाहर किसी से मिल नहीं सकते, बाहर का कोई उन्हें मिल नहीं सकता, सारी दुनिया से एक कह सकते हैं आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये जो बायो बबल से रिलेटेड थकान है, ये एक वजह हो सकती है टीम्स के इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की। जी, ये भी बहुत देखो ना, मेंटली अगर प्लेयर को अगर मेंटली बंदा एक ही मतलब प्लेयर्स क्या, हम लोग भी अगर घर के अंदर रहेंगे तो 3 महीने से हम भी घर के अंदर रहेंगे तो हम भी फ्रस्ट्रेट होंगे कि ये मैच ही एक ऐसी चीज है कि थोड़ा रिलैक्समेंट भी चाहिए होता है माइंड का। आप कब तक टीवी देखोगे, आप कब तक PS अपने वीडियो गेम्स खेलोगे, आप कब तक फोन पे कोई मूवीज देख लोगे, आपको थोड़ा बहुत आउटसाइड जाना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं टीम से फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि देखो ना, जरूरी नहीं कि आपकी टीम हर मैच अच्छा परफॉर्मेंस करे या हर प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करे हर मैच में, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, थोड़ा सा चेंज जरूरी है कि बाहर चले गए, थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया, मूवी देख लिया, थोड़ा सा रिलैक्स करने के जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि मैंने सुनने में ऐसा है कि आप वहाँ पे अपने कमरे से भी बाहर निकल सकते हो, टाइम टू टाइम सब टीमें अपना डिनर करने जाती है, बैच बाय बैच जाती है कि ये टीम जाएगी इतने बजे, इतने बजे ये टीम जाएगी। आप किसी के पास बैठ नहीं सकते हो, अपने पुराने दोस्त से बात नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार की मतलब फ्रस्ट्रेशन रहती है कमरे के अंदर ही, कि आप ऐसे खिड़की के बाहर देखते रहो। आप जाओगे तो आप मैच पे जाओगे, प्रैक्टिस करके वापस आके कमरे में फिर बैठे रहो। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन प्लेयरों के अंदर रहती है। ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकली एक पॉइंट है आपका, कि प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि प्लेयर कमरे के अंदर ही रहने के होते हैं, वो थोड़ा उनको फ्रीडम बाहर भी जाना जरूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर है उनके अंदर, ये भी है। ओके रोहित जी, तो एक बार फिर 4 में से 4 जो हमारे रेड्स थे उसमें पॉइंट मिला है हमें। एक नए सेक्शन की तरफ आएंगे रोहित जी इसके बाद, मगर उससे पहले जैसे हर एपिसोड में हम करते हैं, सारे व्यूअर्स को रिमाइंडर देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज है जो आप जीत सकते हैं, और अब तक हमारे काफी व्यूअर्स जीत चुके हैं। अगर आपको ये मर्चेंडाइज जीतनी है, बहुत सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, Who is the highest scoring overseas player in the Pro Kabaddi League? प्रो कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले फॉरेन प्लेयर यानी ओवरसीज प्लेयर कौन है? आसान सा सवाल लग रहा है रोहित जी, मगर सिर्फ जो रेगुलर व्यूअर्स है, जैसे हम कहते हैं जो रेगुलर्स है, उनके लिए तो सब कुछ आसान है, दूसरों के लिए शायद मुश्किल होगा। जो खासकर जिन्होंने इस सीजन से देखना शुरू किया है उनके लिए शायद मुश्किल होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिसने किताब पढ़ी है उसी से आएगा, सिलेबस से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं। बिल्कुल रोहित भाई। और जैसे हम हर एपिसोड में करते हैं, मैं पिछले हमारा जो एपिसोड का कॉन्टेस्ट था उसके विनर का भी नाम अनाउंस करना चाहूंगा। पिछले एपिसोड के विनर हमारे रहे हैं गेमिंग बाय अथर्व। तो ये यूट्यूब चैनल गेमिंग बाय अथर्व जिनका है, उन्होंने हमारा पिछला एपिसोड जीता है। पिछले एपिसोड में हमने सवाल पूछा था प्रदीप नरवाल ने किस टीम के साथ डेब्यू किया था प्रो कबड्डी में, उसका जवाब हमने कहा था डिस्कस भी किया है हमने। रोहित जी, क्या था इसका जवाब?
ये उन्हें डेब्यू किया था बेंगलोर बुल्स से, जब फर्स्ट टाइम बिल्कुल आए थे। तो मुझे अच्छी तरह बिल्कुल याद है, बिल्कुल और उस टाइम वो इतने फेमस नहीं हुए थे, उसके बाद तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें काफी सारे व्यूअर्स का जवाब पटना पायरेट्स भी मिला, इसी वजह से, क्योंकि सीजन 3 से वो ज्यादा फेमस हुए थे। मगर उन सबको मैं कहना चाहूंगा नहीं, उन्होंने सीजन जी 2 में बेंगलुरु बुल्स के साथ एज अ सब्स्टिट्यूट इनफैक्ट डेब्यू किया था। जी जी। तो रोहित जी, प्रदीप नरवाल की बात ही चालू है, तो हम नए सेगमेंट में आएंगे, एनालाइजिंग द ग्रेट्स। और उसमें हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे प्लेयर होंगे प्रदीप नरवाल। रोहित जी, प्रदीप नरवाल, क्या कहे इन प्लेयर के बारे में? डुबकी किंग कहते हैं उन्हें, रिकॉर्ड ब्रेकर कहते हैं। मैंने जब भी प्रदीप नरवाल से बात की है, लोगों को लगता है, जिन्होंने सिर्फ उन्हें कैमरा पे देखा, उनको लगता है बहुत शाय रहते हैं, बहुत सहमे से रहते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि जैसे वो लोगों को जान लेते हैं, उनके अंदर एक मिस्चीवियस एक स्ट्रीक है, एक जो अंदर से एक बचपना है, वो प्रदीप नरवाल के अंदर है। और काफी सारी हंसी मजाक की बातें भी प्रदीप नरवाल करते हैं। तो जो व्यूअर सिर्फ उनको टीवी पे देख रहे होंगे, शायद उन्हें ये नहीं पता होगा, उन्हें लगता होगा कि अच्छा बहुत शांत रहते हैं, बहुत अपने में रहते हैं, मगर ये बात प्रदीप नरवाल के बारे में सच नहीं है। और जो 8 पॉइंट रेड उनकी रही हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ, जिसके वजह से वो सबसे ज्यादा जाने जाते थे, उस रेड के बारे में तो क्या कहे रोहित भाई, आउटस्टैंडिंग भी कहे तो भी शायद कम होगा उस रेड के लिए। तो प्रदीप भाई के बारे में रोहित जी क्या कह सकते हैं, उनकी गेम के बारे में? डुबकी के अलावा, अब हम डुबकी की तो बात करते ही है, पर डुबकी के बाद भी काफी सारी चीजें हैं प्रदीप नरवाल के गेम में। वो क्या चीजें हैं जो प्रदीप नरवाल को अपना इतना कंप्लीट रेडर बनाती है? सबसे बड़ी बात तो प्रदीप नरवाल की है कि देखो, वो एक तो वो डुबकी में एक्सपर्ट है, और दूसरा उनकी मूवमेंट्स और उनकी रीच बहुत लंबी है। और दूसरी बात की प्रो में जो डुबकी का जो फैशन जो लेके आए हैं, वो प्रदीप नरवाल लेके आए हैं। अभी आप देखते हैं हर न्यू कमर जो भी नया डेब्यू कर रहा है टीम में, तो वो सारे मतलब डुबकी के ज़्यादा पैटर्न देते हैं कि आप, तो अभी आप बच्चों को भी खेलते देखेंगे, वो बोलेंगे हमें प्रदीप नरवाल की डुबकी मारनी है। तो उनके अंदर ये बहुत अच्छी स्किल है। और दूसरा उनके पास स्पीड है, उनके पास जो काउंटर करने, जो डिफेंस के अगेंस्ट काउंटर जो होता है, हमारे काउंटर होता है, टर्न होता है, ये सब करने के उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। तो मैं उनको मानूंगा कि वो इस टाइम बिल्कुल मतलब, और सबसे बड़ी बात कि किसी टीम को कंटिन्यू 3 सीजन जिताना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। बिल्कुल। अब प्रदीप नरवाल की, जैसे हम काफी प्लेयर्स को देखते हैं रोहित भाई, बहुत मसल पे फोकस करते हैं और बहुत जिमिंग वगैरह पे फोकस करते हैं। अगर प्रदीप नरवाल को देखें तो ऐसे मस्कुलर 6 पैक वाली बॉडी नहीं है, मगर जो स्पीड है प्रदीप नरवाल की और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैट पर मुझे लगता है मैंने और किसी रेडर को नहीं देखा, जैसे वो एक साइड अटैक करते हैं, रिवर्स जाते वक्त एक हाथ नीचे रखते हैं मैट पर और फिर वो रिवर्स जाते हैं। मैंने किसी प्लेयर को दूसरे ऐसे करते हुए नहीं देखा है, इतने लो रहकर दूसरी तरफ जाते हो, एक बिल्कुल हाथ नीचे रख के इतना लो जाते हैं प्रदीप नरवाल। तो काफी अलग गेम प्ले है उनका दूसरे रेडर से। जी जी, वो एक्चुअली उनकी जो मेन जो स्ट्रेंथ है, पावर तो उनके पास है ही है, स्पीड भी उनके पास कहीं ना कहीं उनके पास स्पीड भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उनके पास, क्योंकि आपको डुबकी मारना और आपको एक माइक्रो सेकंड में आपको कोई डिसीजन लेना और उसके अंदर आपको डुबकी मारना, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला ये इंसान ही ये कर सकता है। आप देख सकते हैं जो आप कभी भी देख रहे हो, जिसके मसल्स बिल्ड होंगे, वो कभी डुबकी मारने में इतना मतलब गलती से लग जाएगी, ठीक है, तो वैसे एक्सपर्ट नहीं होगा जैसे प्रदीप नरवाल। तो उनकी वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी अच्छी है, या उनकी रीच अच्छी है, उनके स्पीड अच्छी है, पावर भी बहुत है उनके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि कबड्डी खेलता तो जेन्युइन सी बात है, सभी प्लेयरों के अंदर पावर होती है। और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर माइंड भी बहुत अच्छा है कि वो कहीं भी अपने आप को उनको पता है कि मुझे कहाँ से स्कोर निकालना है, कहीं से नहीं निकालना है। इस सीजन बेशक वो इतना खास नहीं कर पा रहे, पर इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे रीजंस होते हैं प्लेयर के परफॉर्म ना करने के। कोई अंदर की बात होती है, कुछ बाहर की बात होती है, या फिर कोई इंजरी होती है, या फिर माइंड सेट की बात होती है। जैसे आपने कहा कि वो कमरों के अंदर रहते हैं, क्योंकि कबड्डी प्लेयर्स बहुत कम ऐसे है कि जो कमरों के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सबका
लेकिन जितने भी है एक दूसरे के पास नहीं है, कपिल जब तक बात से बात नहीं करेंगे तो लाइफ थोड़ी सी, क्योंकि अब ये आप मैं से आप मुझसे अच्छा तो पूरी इंडिया अच्छी तरह जानती कि लॉकडाउन में क्या हाल हुआ था, तो एक प्रकार का उनका भी लॉकडाउन ही है, तो वो कहीं ना कहीं असर पड़ता है प्लेयर पे। रोहित भाई, प्रदीप नरवाल के साथ या सेम टीम में या फिर उनके खिलाफ खेलने के समय या फिर प्रो कबड्डी में या नेशनल्स में या कहीं और कोई कहानी अगर आपकी रही हो? इतना जिसमें से जूनियर प्लेयर है, और एक्चुअली कबड्डी में और सीनियर टीम में बहुत रिस्पेक्ट होती है और सब अपने एज के साथ रहना सब पसंद करते हैं, तो इतना हमारा आपस में इतनी बातचीत नहीं होती है, तो कभी कभार मिलते तो वो राम सलाम वो कर देता है, तो हम लोग को भी हमसे छोटे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत गैप रखना चाहिए, वो रखना पड़ता है उसे, क्योंकि वो हमसे कंफर्टेबल नहीं होते बच्चे इतना, तो ये सीनियर की जूनियर की बातें होती है। पर वो जैसे आपने बताया वो बहुत हंसमुख है, वो हंसमुख बहुत है, पर किसी को पता नहीं लगता वो हंस रहे हैं या फिर वो किसी से बात तो करेंगे, अपने ही ग्रुप में बात करेंगे, आते जाते किसी को भी मतलब बोल उनकी ना एक दिखता है, तो वो मतलब अलग से दिखता है हंसमुख है, वो साइलेंट टाइप के हंसमुख है, मतलब वो हंसेंगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या है, मतलब क्या हंस भी रहा है या नहीं हंस रहा है वो। साहिल भाई जब फर्स्ट टाइम ये बेंगलोर बुल्स से रेड करने आया तो मतलब 20 मैच में डाला और हम लोग बेंगलोर बुल्स से जीत रहे थे, तो मेरे सबने बोला कि डुबकी मारता है, ये करता है वो करता है, तो मैंने चलो ठीक है, मैंने कैच उस टाइम कैच बारी प्रदीप नरवाल को, पर जब ये तो आउट स्टार्ट मैच हो गया, तो मैंने पूछा ये बंदा कभी देखा नहीं, बोला भाई ये वही था जो बेंगलोर बुल्स से खेलता था, आपने इसको टैकल किया था। मैंने बोला अब क्या हो गया इसमें, अब तो कैच नहीं खा रहा था, मुझसे खा रहा था किसी से खा रहा है, तो वो हम लोग उसके बहुत सच्ची, मतलब पता नहीं क्या खा के अब तो हमको बोलते थे कि मतलब हम लोग आपस में मैं रणसिंह हम आपस में बात करते थे, बोले आज के रबड़ खा रहा है, रेजर होता है वो आज के रबड़ खा रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ गई इसके अंदर, अच्छा है इसके फर्स्ट टाइम से बहुत इंप्रेस किया था इसने, बहुत इंप्रेस किया था। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छी आपने एक फ्रेज कही है, हमें आगे इस्तेमाल करने के लिए, कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो हम भी कह सकते हैं हाँ क्या आजकल ये रबर खा रहा है, इसकी वजह से काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। आखिरी सेगमेंट में बढ़ते हैं जो है राणा की रेड, मगर उससे पहले सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो कॉन्टेस्ट है उसमें जरूर भाग लीजिए और ढेर सारी स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीतिए। अगर आपको स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीतनी है, बहुत सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एक आसान से सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में हमें दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, हु इज द हाईएस्ट स्कोरिंग ओवरसीज प्लेयर इन द प्रो कबड्डी लीग? प्रो कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले फॉरेन प्लेयर यानी ओवरसीज प्लेयर कौन है? रोहित जी, आखिरी सेगमेंट में आते हैं जिसमें हम आपसे कहते हैं एक बहुत ही मुश्किल काम करने, जो हाल ही में और भी मुश्किल हो गया है, जो है आने वाले मैचेस के विनर्स को प्रेडिक्ट करना, और ये सेगमेंट का नाम है राणा की रेड। रोहित भाई, आज के मैचेस से स्टार्ट करते हैं। पहली मैच हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स। हरियाणा स्टीलर्स। दबंग दिल्ली वर्सेस यू मुंबा। ये अभी दबंग दिल्ली, क्योंकि मेरे ख्याल से नवीन आ रहे हैं अगले मैच में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नवीन अगर वापस आएंगे तो खासकर इंटरेस्टिंग होगा। एक और मौका गुजरात जायंट्स के लिए जीतने का, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स। बंगाल वॉरियर्स। ओके, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी योद्धा। बेंगलुरु बुल्स। ओके, दो आसपास के स्टेट्स का मैच, यूपी योद्धा वर्सेस पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स। ओके, और आखिर में एक सदर्न डार्बी मैच, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये सदर्न डार्बी,
गेम चेंजर्स जो है एक तेलुगु टाइटंस जिनकी पिछले एपिसोड में बात की थी, खेलेंगे तमिल थलाइवास के खिलाफ। तमिल थलाइवास। ओके, आपके सारे प्रेडिक्शंस रोहित जी हमने लॉक कर दिए हैं। आखिरी मैच में मैं शायद थोड़ा सा जैसे इंग्लिश में कहते हैं डेविल्स एडवोकेट वो करूंगा। मैं कहता हूं कि शायद तेलुगु टाइटंस इस बार तमिल थलाइवास को अपसेट कर दे। देखेंगे क्या होता है इस मैच में, काफी इंटरेस्टिंग हुआ। अगर कर दे तो टेबल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी ये बात तो सही है, क्योंकि अभी पता नहीं है ना किसी टीम को क्या करे कोई। ये तो हम एक प्रकार से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि किसी की मतलब मैच की परफॉर्मेंस देख के भी प्रेडिक्शन हो रही है कौन अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल। शायद तेलुगु टाइटन भी जीत सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तमिल तलाइवास जीते, पर अभी क्योंकि वो भी हारे हैं तमिल तलाइवास में, तो जीत रहे हैं, तो अभी जीत के आए हैं फिर से, तो शायद कुछ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो दिल की बात है वो तेलुगु टाइटंस के साथ है, क्योंकि टेबल के बॉटम में है। हम चाहेंगे कि और कंपिटिटिव हो जाए लीग, बॉटम की टीम्स भी जीतना शुरू करें, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है तेलुगु टाइटंस जीत जाए, बहुत मजा आ जाएगा मैच में। रोहित जी थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। थैंक यू सर। और हमारे सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा, एवरी मंडे एंड फ्राइडे हमारे कबड्डी अड्डा के एपिसोड्स होते हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर आइए और प्रो कबड्डी लीग की एनालिसिस वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी से अच्छे कौन कर सकेगा। तो प्लीज चैनल पर आइए और प्रो कबड्डी की ढेर सारी हमारी बातें सुनिए। अगला एपिसोड हमारा आएगा फ्राइडे को, तब तक मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं हूं साहिल और ये था द कबड्डी अड्डा।